बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान ने अपने मजबूत तरीन आसाब के बायस एक तवील तरीन आसाबी जंग में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को बिलाखिर शिकस्त दे दी और बिल्कुल अब आखिरी लम्हात जब इमरान खान से मिन्नतें और तरले का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इमरान खान को मनाने की कोशिशें, क्या इमरान खान सबको माफ कर देंगे? आखिरी डील क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार? इमरान खान से बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की भी एंट्री अहम तरीन मामले के अंदर और पाकिस्तानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी इस अहम तरीन मामले की तस्दीक कर दी गई है। बल्कि पहले मामला यहीं से शुरू करते हैं, फिर आपके सामने दीगर तफसीलात रखते हैं, क्योंकि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं पहले उन पर अगर नज़र डालें तो साइफर का जो मामला है, जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। पहले ये 15 नवंबर 16 नवंबर की तारीख थी, अब 20 नवंबर तक की तोसी, यानी इमरान खान का जो जेल ट्रायल साइफर के मामले के ऊपर जारी था उसको रोक दिया गया है और बड़े संजीदा सवालात इसके ऊपर पैदा हो गए हैं। बल्कि पहले इस खबर से आगाज कर लेते हैं, इस अपने ट्वीट से आगाज कर लेते हैं, जो इस ट्वीट के अंदर मैंने ये खबर दी आपको। खबर यह है कि जनाब वो इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहते हैं, वो डील मांग मांग कर थक चुके हैं मगर खान डील नहीं दे रहा और वो अब डील का तासुर बनाना चाहते हैं क्योंकि खान ने उन्हें शिकस्त दे दी है। और अब इमरान खान उनसे पूछ रहा है, क्यों थक गए हो क्या? कई मरतबा बताया था वो जुल्फी भुट्टो है, वो ना ही नूरा शरीफ है, वो है इमरान खान पाकिस्तान का कप्तान। और एक और डटे हुए बहादुर आदमी इमरान रियाज खान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे भाई इमरान रियाज खान ने आज हम सब का पसंदीदा नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का। और इमरान रियाज खान काफ़ी अरसे के बाद आज नज़र आए अवाम के अंदर, पाकिस्तानी अवाम जो कि उनसे प्यार करते हैं और हमारा भाई एक बहादुर आदमी है। वीडियोस थोड़ी सी हम आपको दिखा देते हैं अपने भाई इमरान रियाज खान की। ये देखिए, जब आज उनकी लाहौर के अंदर पेशी हुई, यहाँ उनसे कोशिश की गई गुफ्तगू करने की, लेकिन इमरान रियाज खान ने इसके अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो 28 नवंबर तक मंजूर कर दी गई है, जो इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब आपको लेकर चलते हैं उस मामले की जानिब जो कि थंबनेल के अंदर भी जिसका जिक्र कि कैसे इमरान खान की मिन्नतें और तल्ले शुरू हो गए हैं। दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर यह है कि ज़राए का दावा है एक अमरीकी वफ्त ने अहम तरीन अमरीकी वफ्त ने अडयाला जेल का दौरा किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उनकी जानिब से इमरान खान से मुतल्लिक IMF और यूरोपीय यूनियन के साथ मुलाकातों के हवाले से एक अहम तरीन बयान भी सामने आया है। और तीन इस वक्त कार्नर्स आप समझ लें, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार, और दूसरी जानिब इमरान खान के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के साथ ही के बलबोते पर इस वक्त इमरान खान डटा हुआ है। लेकर आगे बढ़ते हैं जनाब खबर को। साइफर जेल का जो साइफर केस है उसमें जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी कर दी गई और जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा पेश हुए, दूसरी जानब से अटारनी जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जेल में कोर्ट 10 बाई 10 के कमरे में लगाई गई। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहां सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। और फिर उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को 3 और 14 नवंबर को 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने पूछा कि जब 3 गवाहान के बयान हुए हों, ऐसी सूरत में हुए जैसे फर्द जुर्म आयद हुई है। अटारनी जनरल ने कहा कि जेल में अदालत के लिए वैसी सहूलियात मौजूद नहीं। कोर्ट रूम छोटा होने का यह मतलब नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है, और उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। और इमरान खान के वकील ने पीर तक साइफर केस के जेल ट्रायल में हुक्म इम्तना में तोसी की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस हवाले से
اس پر کئی دیگر سوالات بھی آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہمارے دوست موجود تھے وہ اپنے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل بالکل بھی اس معاملے کا دفاع کرنے میں وہاں پر ناکام ہو گئے کہ جناب کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کیسے ہو رہا ہے جیل ٹرائل، کس طرح سے وفاقی کابینہ کے فیصلے کو آئینی قانونی قرار دیا جا سکتا ہے اس کی روشنی میں اندر۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اڑ جائے گا، اور ایک وقت کے اوپر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تو آپ اس قسم کا کیس بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر عمران خان کو یا تو خدا نہ خواستہ پھانسی ہو جائے، سزائے موت ہو جائے، یا وہ پوری عمر جیل کے اندر گزاریں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو جس پر جو ہے وہ کہکا لگا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا کیس ایسا نہیں، انہیں پتہ ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس پر کہکا بھی لگا۔ غیر آئینی غیر قانونی تمام تر معاملات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہی یہ معاملات آگے بڑھتے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آگے بڑھیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ ان تمام تر معاملات کے اندر ہے کچھ نہیں، اور اس سے پہلے کرنا یہ کیا چاہتے ہیں، سائفر کیس ہو، 9 مئی ہو، یا عمران خان کے خلاف کوئی بھی اور کیس، تمام بے بنیاد اور غیر قانونی ہیں، اور جب بھی معاملات آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ، تمام تر کیسز کو فارغ ہونا ہے۔ اپریل 2022 سے جاری عمران خان کے خلاف تمام تر غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدامات کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کو توڑنا۔ عمران خان نہیں ٹوٹا، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اہم ترین معاملات، دوسری جانب بشرا بی بی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک بار پھر اظہار عدم اعتماد کر دیا اور کہا کہ ہمارے کیسز منتقل کیے جائیں آپ کے بینچ کے علاوہ کہیں اور۔ عدم اعتماد واضح طور پر، اور پوری دنیا کے اندر ایک روایت ہے، پاکستان کے اندر بھی ماضی میں نواز شریف کے معاملے پر اس روایت کے اوپر عمل کیا جاتا رہا کہ جب خود یہ درخواست گزار کہہ دے کہ ہمیں اس بینچ پر، اس جج پر اعتماد نہیں، تو وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ابھی کیا کچھ ہوا، بینچ کیسے ٹوٹے آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ججز اٹھ کے جاتے رہے، لیکن یہاں پر جناب عامر فاروق صاحب ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے، بشرا بی بی نے کہا کہ جناب میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی، میں نے درخواست دے رکھی ہے اور یہ کسی اور بینچ کو مقرر کی جائے، اور بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کیسز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آپ کے پاس مقرر ہوئے، ان میں سے ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، ایک طرح سے فیصلوں کے خلاف یہ ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، تمام تر فیصلے عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں، اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مقدمات اس بینچ میں ہیں انہیں کسی اور جگہ پر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے، موصوف نے فرمایا کہ آپ بالکل ایک نامناسب بات کر رہے ہیں اور ایسے نہ کریں، چلیں پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اب اس لفظ کو کیا کہا جائے، جملے کو کیسے سمجھا جائے، کہ چلیں پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست پر بار کونسلز کو نوٹسز جو ہیں وہ انہوں نے جاری کر دیے۔ پھر اسی دوران پنجاب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی کہ جب آخر کار کاف لیگ میں اب بچا ہی کیا ہے، چودھری شجاعت صاحب ایک نشست بھی نہیں جیت سکتے، اس کے ساتھ بھی نون لیگ مجبور ہو چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کے پتلے حالات آپ کے سامنے ہیں، تمام تر سرویز یہ بات بتا رہے ہیں کہ باپ کو ساتھ ملا لینے کے بعد اب اگر باپ کے باپ یعنی دادا جی کی گود میں بیٹھ کر بھی مسلم لیگ نواز الیکشن لڑ لے، پورے ملک میں دھاندلی بھی کر لے، تو بمشکل 50 نشستیں وہ حاصل کر سکتی ہے 266 نشستوں میں سے۔ یہی اس وقت ان کی مقبولیت ہے، اور میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھارت نے ہماری بنائی ہوئی پالیسیوں کو اپنا کر معاشی ترقی جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ تو میاں صاحب ذرا اس بات کی طرف تو اشارہ کیجئے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی عمران خان کے دور کے اندر جاری تھی، ملکی، بین الاقوامی، عالمی برادری تمام طرح یہ بات تسلیم کر رہی تھی کہ 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی ہے پاکستانی اکانومی، تو آخر کار ہوا آخر کیا ایسا کہ آپ نے مافیا، ہینڈلر اور سہولت کاروں سب نے مل کر پاکستان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرا دیا۔ پرویز الہی کا اہم ترین بیان، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے عمران خان سے ایک طویل ملاقات کی شیر افضل مروت نے 5 سے 6 گھنٹے کی، اس پر بھی عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو جو کچھ مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کے وہ بات وہم و گمان کے اندر ہی نہیں ہے، اور آپ نے بھی بات اپنے کمنٹ کے اندر بھی یہ بات بتانی ہے کہ کیا واقعی ایسے ہے، کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اسی طرح سے اب سوشل میڈیا کے اوپر ہی چلنی ہے کمپین پاکستان تحریک انصاف کو، جلسے جلوسوں کی، ریلیوں کی، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ اور اجازت نہیں دی جا رہی، اور اب پاکستان تحریک انصاف ورچوئل جلسوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔
ट्विटर के ऊपर, ट्विटर स्पेस के ऊपर, इसी तरह से फेसबुक, यूट्यूब, दीगर जगहों के ऊपर। इसलिए आपके कमेंट्स इस मामले में इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कितने % होगा टर्नआउट जो कि इमरान खान चाहते हैं 75% से ज़्यादा हो, 3/4 पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकले और 18 से 21 साल के जो नौजवान जिनके वोटों की तादाद पिछले 4 वर्षों में 3 करोड़ के करीब बढ़ी है, वो तमाम के तमाम घरों से बाहर निकलें, वोट डालें और माफिया हैंडलर और सहूलतकारों को शिकस्त दें। इसी तरफ परवेज अलाई ने भी इशारा किया और एक बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा इमरान खान उनके साथ वाले सेल में हैं जहां आलमी मालियाती फंड और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। ये क्यों जेल यात्राएं शुरू हो गई हैं, क्या मामला है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी क्यों एक्टिव है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली पाकिस्तान के अंदर जब तक वो पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को साथ लेकर या जो है वो उनके साथ बातचीत करके नहीं चलेंगे, उनकी किसी किस्म की दाल नहीं गलने वाली। पता है उन्हें इन तमाम तर चीज़ों का, तमाम तर मामलात का, और पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बरादरी में क्या किरदार है, खित्ते के अंदर क्या किरदार है, पाकिस्तान की इस जो है वो इस्टेब्लिश्ड अगर खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी अगर आगे बढ़ेगी जिस पे पाकिस्तान तरक्की करेगा तो डेफिनेटली उसमें जो इमरान खान का किरदार है वो अहम तरीन होगा। इसका अंदाज़ा मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को भी है, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को है। परवेज़ अली ने कहा कि मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा, मैं खड़ा हूँ इमरान खान के साथ और खड़ा रहूँगा, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन की तारीख मिली है। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नवाज के पास पूरे मुल्क तो क्या लाहौर तक में बंदे जो हैं वो इलेक्शन के लिए नहीं हैं। और चेयरमैन पीटीआई, फिर उन्होंने रिपीट किया, मेरे साथ वाले सेल में हैं, आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मिलने आते हैं। इस बात का उन्होंने दावा किया। ये मुलाकातें क्यों हैं, इसी के ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं कि जनाब अब किसी और की दाल, आलमी इस्टेब्लिशमेंट हो या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान के सामने गलने वाली नहीं है। और फिर जनाब इसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो है जनाब सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अहम तरीन बयान, जिसमें उन्होंने ये बात की कि फ़ौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुसालत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। अब ये बहुत सी वजूहात क्या थीं हम आपके सामने रखते हैं, अपने ज़राए से तस्दीक शुदा खबर आपके सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उनकी खबरें भी ज़हन में रखिए। मुसलसल पिछली 3-4-5 खबरें उनकी क्या बता रही हैं। और एक खबर जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को अगर इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर बल्ले का निशान हुआ, इमरान खान अगर इलेक्शन के अंदर हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी, इसके बावजूद कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह ना हुई। यानी क्या दो चीज़ें उन्होंने की कि नंबर एक तो इमरान खान हर सूरत इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करें, नहीं तो उनको मजीद टाइट किया जाएगा या उन्हें किसी न किसी तरीके से इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और सुलह भी ना हुई, यानी उन्होंने शराइत रखी कि इलेक्शन उन्हें तब लड़ने दिया जाएगा, पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान सुलह करें, इमरान खान मुतालबात माने, फिर उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, बल्ले का निशान होगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने सुलह ना की और इसके बावजूद इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो फिर इमरान खान जीत जाएंगे। यानी इसके अंदर उन्होंने मैसेज दिया कि अगर इमरान खान ने सुलह ना की तो फिर इमरान खान को माइनस भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बात का पता है कि माइनस ना किया तो इमरान खान जीत जाएंगे। और अगर इमरान खान जीत गए तो उन्होंने कहा कि पहले दिन इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं होंगे तो हुकूमत गैर मुस्तहकम रहेगी। अब इसके अंदर क्या है, मैसेज है, पैगाम है, मिन्नत है, तरला है, धमकी है, क्या है, आप खुद इस बात से अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। सदर ममलकत में बिल्कुल यही बात की, इसकी तस्दीक की। इस प्लेटफॉर्म पर हम ये बात आपके सामने पहले भी गोश गुजार कर चुके। पाकिस्तानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने कहा बहुत सी वजूहात हैं। क्या वजूहात हैं? यही वजूहात हैं। इमरान खान को कहा जा रहा था कि साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन और 9 मई के मामलात के ऊपर अपने मौक़िफ़ के अंदर के तब्दीली लाएँ। इन दोनों मौक़िफ़ को अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने बयानिए के अंदर शामिल ना करें और इन दोनों मामलात के ऊपर खामोशी इख्तियार करें, तो फिर आपके साथ बात आगे बढ़ेगी, इलेक्शन में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इमरान खान ने वाज़ा तौर पर ये बात कहा, ये बात उन्होंने कह दी कि वो इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी तमाम तर मामलात इलेक्शन के बाद के जो भी सियासी जमात जीतेगी, जो भी पार्टी जीतेगी, आइन और कानून के तहत वो इसके मुतल्लिक फैसले करेगी। इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ को रिपीट किया। उन्होंने कहा जनाब मैं ये चाहता हूँ साइफर मामला हो, रजीम चेंज ऑपरेशन हो या 9 मई के वाक़यात हों, इन दोनों मामलात की आज़ाद अदालती कमीशन के ज़रिए तहकीकात करा ली जाएँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, मेरा उनके ऊपर एतमाद है, जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे और हम वहाँ पर तमाम तर सबूत रखेंगे अदालतों के सामने, तमाम तर रिकॉर्ड रखेंगे कि किस तरह से मेरी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अंदरूनी सहूलतकारों ने बैरूनी साजिश के नतीजे में गिराया और फिर 9 मई के वाक़यात के पीछे कौन था,
کب تھا، کیسے تھا، کیوں تھا، مقاصد کیا حاصل کرنا تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ وہ معاملات تھے کہ جن معاملات کے اندر پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی، صدر مملکت نے بھی ان کی تصدیق کر دی کہ جناب اس یہاں پر آ کر معاملات جو ہیں وہ رک گئے۔ اور پھر جناب اہم ترین اور بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر یہ اطلاعات ہیں کہ امریکی وفد نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کا ایک ہنگامی دورہ کیا ہے، اور امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن اور ڈونلڈ سورولو میئر اور مارک رائس اور پیٹر رچ شامل ہیں۔ شاکر محمود اعوان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ اس سے پہلے ہم آپ کے گوش گزار یہ خبر رکھ چکے ایک اور کہ اس ہنگامی دورے سے پہلے ایک طویل عمر سینئر پاکستانی ریٹائر بیوروکریٹ کے بھی اڈیالہ جیل کے دورے کرنے کی اطلاعات ہیں۔ تو بات اب پہنچ گئی ہے کہ سب یاترا کر رہے ہیں جیل کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو منایا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔